Yes, students. Now we are doing next topic, that is how is federalism practiced. Okay. हम देखेंगे कि इंडिया में कैसे ये जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सीड हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमें दे रखे हैं. ओके. जो रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया है वो वे है क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है. ओके. और इसी के कारण जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम ए शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री. क्योंकि हमारे जहाँ पर डेमोक्रेसी है इसलिए जितनी भी डाइवर्सिटी है स्टेट्स के बीच में है, जैसे भी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और हम सब इंडिया में मिल के रहते हैं. यही एक अच्छा कारण है जो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है. ओके. बाकी सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन, हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जिसके कारण जो है इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो उसको सक्सेस मिली है. फर्स्ट जो वे है दैट इज़ लिंग्विस्ट स्टेट्स. भाषा के आधार पर जो स्टेट्स बनाई गई वो एक एक्सपेरिमेंट था. ठीक है. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्ट स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. ओके. अगर आप देखेंगे तो पिछला आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टेट्स थी, जो पुरानी स्टेट्स थी उसको हमने वैनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया. न्यू स्टेट्स क्रिएट हो गई. एरिया, बाउंड्रीज़, ठीक है. 1947 से लेकर 2017 तक बहुत सारी स्टेट्स को वैनिश किया गया. न्यू स्टेट्स के नाम रखे गए, बना दी गई. एरिया, बाउंड्रीज़ और नेम ऑफ द स्टेट्स, ये सारा कुछ जो है वो चेंज हो गया. ठीक है. न्यू स्टेट्स भी बन गया, कई कुछ हो गया. और कई बार तो जो स्टेट्स है वो सेम लैंग्वेज, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसी लैंग्वेज के आधार पर उस स्टेट्स का नाम दे दिया गया. जैसे हमारा पंजाब, ठीक है, हमारे यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, इसलिए हमारे स्टेट्स का नाम पंजाब रख दिया गया. ओके. एंड सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी. एथनिसिटी मतलब जाति के आधार पर. एंड दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, जैसे नागा पीपल वहाँ पे रहते हैं, उत्तराखंड एंड झारखंड. ठीक है. तो मतलब जो भी स्टेट्स है उसको अलग अलग तरह से लैंग्वेज के हिसाब से उसको बांटा गया. ठीक है. अब ये जो आपका प्रैक्टिस था, ये पहले तो जो नेशनल लीडर्स थे वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वो लेके बैठे रहे और कंट्री में जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो जाए. ठीक है. लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्ट स्टेट्स फॉर सम टाइम. उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये एक जो वे है हम करके देखेंगे. ठीक है. कुछ देर लिए तो उन्होंने रजिस्टर करा, पर बाद में व्हाट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्ट स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. ठीक है. पहले तो ये लीडर डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सब अपनी अपनी स्टेट्स के बारे में सोचे और देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाए. लेकिन बाद में ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके साथ जो कंट्री में है वो क्या हो गया, मोर यूनाइटेड हो गया. ठीक है. इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. ठीक है. एंड इसीलिए इन सबको हम जो लैंग्वेज के हिसाब से बनाए गए उनको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स. तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फेडरलिज्म को और पावरफुल बनाने के लिए. ओके. नेक्स्ट था उनका लैंग्वेज पॉलिसी. अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. किसी को नहीं दिया. सिर्फ एक हिंदी है जिसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है, वो भी ऑफिशियल. क्यों? इसके पीछे एक डर था कि अगर हम किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज दे देंगे, हो सकता है कि जहाँ पे
फिर अपनी लैंग्वेज को लेकर वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ओके, अब हिंदी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज किया है, बट हिंदी का क्या है, हिंदी जो है वो सिर्फ 40% इंडियंस की मदर टंग है। ओके, तो देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। ठीक है, बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो 21 जो लैंग्वेज है वो अप्रूव्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें रीजनल लैंग्वेज का क्यों ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। अभी आपने देखा होगा कि जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लैंग्वेज की जो पॉलिसी थी उन्होंने अपने कि आप अपनी स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम पंजाब है तो हम पंजाब में अपने पंजाबी में काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई तमिलनाडु में रहता है तो वो तमिल अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ने ये करा कि हाँ, लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज किसी को क्रिएट नहीं करना, बट जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट्स की उसके हिसाब से वो अपना काम कर सकता है। तो ये जो था, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ये श्रीलंका में नहीं था। जब श्रीलंका में नहीं था इसलिए वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज पॉलिसी थी वो भी इंडिया में एक मेन फैक्टर था हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन जब तक यूनाइट नहीं होंगे, मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक ये सक्सेस नहीं हो सकता। बच्चे पहले क्या होता था कि जो रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, जो पहले हमारे इंडिया में जो रूलिंग पार्टी थी बहुत सालों से वही राज करती थी। उनका सेंटर और स्टेट में दोनों में कब्जा रहता है, मतलब स्टेट में भी वही गवर्नमेंट होगी। जैसे हम मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस बहुत साल यहाँ पे राज किया, तो सेंटर में भी वही पार्टी है, स्टेट में भी वही पार्टी है। जब ऐसा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। जब स्टेट में अलग पार्टी होती है और सेंटर में अलग होती है तब प्रॉब्लम होती है। तब प्रॉब्लम क्या होती है, तो कई बार जो सेंटर है ना वो क्या कर देती है, वो स्टेट की जो पावर्स है उसको अंडरमाइन करती है। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर कर देती है। ठीक है, उसको कमज़ोर करती है। और ये भी हमने देखा है, हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि उसको सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मिसयूज़ करा और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस किया है। ठीक है, किसको डिसमिस किया, जो उसकी राइवल पार्टीज़ होगी, जिसको वो नहीं चाहते कि हाँ भी स्टेट में काम करे। ठीक है, एंड दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अगर ये ट्रेंड रहा होगा तो समझ लेना कि फेडरलिज्म के लिए ये अच्छा नहीं था। लेकिन बच्चे 1990 के बाद ये जो सिनेरियो है ये सब चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज़ है ना, रीजनल पार्टी, जैसे मैं अपनी पंजाब की बात करती हूँ तो रीजनल पार्टी यहाँ पे क्या अकाली दल है। ठीक है, वो स्टेट लेवल की पार्टी है, तो रीजनल पार्टी है वो भी इमर्ज होके आगे निकली है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी अकाली दल के लीडर है वो भी सेंटर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन है। तो 1990 के बाद जो रीजनल पार्टी है उनको भी एक मौका मिला है। क्यों, क्योंकि ये जो इरा था, ये युग था कोलिएशन गवर्नमेंट का था। ठीक है, कोलिएशन मतलब गवर्नमेंट का मतलब होता है कि मिलके गवर्नमेंट बनाई। तो जब सेंटर में गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिलता तब उसको स्टेट्स की ओर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें ये लिखा है कि सिंस नो सिंगल पार्टी गोट ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये एक न्यू कल्चर था।
ठीक है। ये न्यू कल्चर है किसके लिए, फॉर द पावर शेयरिंग। और इसके साथ जो फेडरलिज्म है बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें जो सेंटर है उसके पास मोनोपोली नहीं रहेगी। ओके, अगर मोदी गवर्नमेंट है बच्चे, अगर उसको पूरी मेजोरिटी नहीं मिलती है, जितना उसको बहुमत चाहिए वो नहीं मिलता है, तब जो सेंटर की जो स्टेट्स की छोटी छोटी पार्टी होती हैं उनको मिला के फिर वो वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनाता है। और उसके अंदर ये होता है कि जो सेंटर की जो मेन पॉलिसीज़ है वो अपने आप को, मैं कह सकती हूँ कि उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी मर्जी करे। ठीक है, वहाँ पे यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकता है। तो जो कोलिशन पार्टीज़ हैं, जो सेंटर की, जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, स्टेट्स लेवल की जो पार्टीज़ हैं, उनकी भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जब ऐसे होती है तो पावर शेयरिंग हो जाती है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग हो जाती है। तो ये भी एक फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एक फैक्टर है। सो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस विच मेक्स मोर पावरफुल फेडरलिज्म इन इंडिया। और इसी के सारे से ये इन्होंने प्रैक्टिस की थी कि इसके साथ हमारा फेडरलिज्म पावरफुल होगा कि नहीं होगा। और इंडिया इन तीनों की वजह से हम कह सकते हैं कि आज उसकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। थैंक यू।